नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है सिंपल वेज पे। सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे का मुबारक हो। और आज टीचर्स डे का इन मौके पे मैं आप सबको एक खास तोहफा देने वाला हूँ। खास तोहफा बोले तो एक हम आप सबके लिए दवाएं देने वाले हैं, ओके, मेडिसिन। क्योंकि एग्जामिनेशंस का आगे में हर किसी को कम समय में सब चैप्टर कवर करना अच्छा लगता है कि नहीं? हर किसी को ऐसा चाहिए होता है कि एक छोटा समय में एक छोटा कॉन्साइज वे में ना एक फुल चैप्टर खत्म होना है। जैसे कि देखो, हम लोग को पता है एलिमेंट्री मैथ्स तो हो गए 25 क्वेश्चंस, है कि नहीं? 25 क्वेश्चंस जो कि 50 मार्क के लिए होगा आने वाला एग्जामिनेशंस में एपीएसएसबी का। खास तौर से एपीएसएसबी का ही बात कर रहे हो, ओके। एसएससी में भी सेम ही होता है। तो वो एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग को कम समय में क्या करना है, रिवीजन मारना है। क्या का हम लोग को फॉर्मूलाज का रिवीजन मारना है। तो इसलिए आज का जो वीडियो सेशन रहेगा उसमें हम हर चैप्टर का, मैथ्स का हर चैप्टर का फॉर्मूला सिखाएगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएगा और रिवीजन कराएगा, ओके। हो सके तो आप सब ये सेशन को लास्ट तक बैठिए और अगर कुछ डाउट होगा तो आप लास्ट में कमेंट में पूछिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे फर्स्ट हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करेगा, ओके। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू स्टडी करने हैं। फेस वैल्यू हमको पता है, जो नंबर ऐसा डिजिट दिया होगा, ओके, एक नंबर एक से नंबर दिया होगा उसमें हम लोग को फेस वैल्यू बोलने से डायरेक्ट जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि यहाँ में देखो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 का वैल्यू फेस वैल्यू 4 ही होगा। जैसे कि यहाँ में समझ लो 5 का पूछने से 5 ही होगा, 6 का पूछने से 6 होगा। ऐसे ही फेस वैल्यू बोलने से जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि हम लोग को इंसान का शक्ल दिखाई देता है ना, वैसे ही सेम लिखना है। अगर प्लेस वैल्यू बोलेगा कहाँ रहता है, ओके, कहाँ रहता है बोल रहे हैं, ओके, वो इंसान। जैसे कि समझ लो ये 4, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, ये है 4, ओके। प्लेस वैल्यू कैसा हम लोग कैसा देखेगा बोलने से 4 के बाद जितना डिजिट है उसको हम लोग वही सेम डिजिट को जीरो मान के हम लोग मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि देखो यहाँ में 4, 4 के बाद कितना डिजिट है, 5, ये 5 6 8 ना, 1 2 3, ये कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या करेगा, 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ओके, दैट मीन्स 1000 होगा। तो क्या हो जाएगा, 4000, ओके। उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4000 होगा। समझ लो ये 4 है, ये तीनों जीरो है, ओके, तो 4000 हो गया। होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3। जब भी हम लोग काउंट करते हैं 1 से शुरू करते हैं नेचुरली, है कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक होता है। इसके बाद होल नंबर क्या होता है, 0 to infinity, ओके। हम लोग नेचुरल नंबर में क्या ऐड करेगा, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ओके। इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, जो होल नंबर है ना, होल नंबर मैंने 0 to infinity है, उसका साथ हम लोग क्या ऐड करेगा, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में देखो जैसे कि -1 -2 -3, ये सब क्या है, नेगेटिव नंबर्स है। तो होल नंबर के साथ हम लोग, जो होल नंबर है ना 0 to infinity है, उसका साथ अगर नेगेटिव नंबर ऐड करेगा उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, ओके। अभी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, जो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में होगा, ओके, p बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिख सकेगा, प्लस वो जो उसका q होता है ना, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, वो जो जीरो का साथ इक्वल नहीं होना है। इसी के समझ लो 5/8, ये क्या है, एक ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 8 जो नॉट इक्वल टू जीरो है, ओके। इसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसा होता है, जो भी नंबर रूट रूट का अंदर में होता है ना, वो सब लोग जो इरेशनल नंबर होते हैं, ओके। बात कुछ कुछ परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि समझ लो जैसे कि 4, √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे कि √9, ये सब ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ओके। इसलिए रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब होता है, वो सब लोग क्या होगा, वो लोग जो इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो लोग रेशनल नंबर होगा। बट ये इसे कि हमें √2 √3 √7 √11, ये सब क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ओके। यहाँ पे देख लो
रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। अगर रेशनल नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेगा तो इरेशनल हो जाएगा। अगर इरेशनल नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेगा वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर रहा होगा, जब भी इरेशनल नंबर कहीं पे भी आएगा, हमेशा उसका जो आंसर होगा या उसका जो प्रोडक्ट होगा, ओके, वो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ में देखो इरेशनल आ गया, यहाँ में इरेशनल आ गया, ओके, यहाँ में भी इरेशनल था, ओके, जो कहीं में भी इरेशनल दिखाई देगा उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। इसके बाद यहाँ में तीन चीज है, तीन स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग नंबर, ओके। अभी सोच रहा होगा टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, जैसे कि देखो हम लोग जब जैसे कि 20 को हम लोग 5 से डिवाइड करेगा, क्या है 5 4 या कितना हो गया 20, ओके। दैट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेट हो गया है कि नहीं, डिविजिबल है, ओके, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, ओके। इसके बाद अगर इनकेस हम उसको यहाँ पे फिर से ऐड करेगा, समझ लो यहाँ में 22 ऐड कर दिया, ओके, 22 ऐड करने से यहाँ में 2 रिमाइंडर हो जाएगा, फिर जीरो आएगा, 4 पॉइंट यहाँ में 4.5 नहीं 4.4, 20 जीरो है कि नहीं, 4.4 जो क्या है वो भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ओके। यहाँ में देखो ये सब क्या होगा, रेशनल नंबर्स रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग वो भी क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर बन जाते हैं, ओके। अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या है, जैसे कि देखो यहाँ में फॉर एग्जाम्पल आप 3 से 10 को डिवाइड करो, ओके, 3 1 जा 3 1 पॉइंट आ जाएगा 3, यहाँ में फिर से 9 आ जाएगा 1 0 ऐसे, ओके, 9 आके ये फिर 1 आएगा, ये रिपीट होते रहेगा, ओके। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ओके, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, ये जाते रहेगा, 3 3 जाते रहेगा, बट रिपीटिंग भी हो रहा है, क्योंकि ये 3 जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। जैसे कि कोई कोई वैल्यू होता है ना, जैसे कि 3.125 ऐसे रिपीट होते हैं, 1 2 5 ये रिपीट होते जाएगा, ओके, क्योंकि ये 3 3 होके रिपीट हो रहा है, या में एक एक करके रिपीट हो रहा था, या में 3 3 होके रिपीट हो रहा है। ऐसा वैल्यू को भी हम लोग क्या बोलेंगे, मानते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इवन दो वो रिपीट कर रहे हैं, उसलिए उसको हम लोग क्या बोलेगा, रेशनल नंबर बोलेगा, ओके। यहाँ में देखो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पाई का वैल्यू देखते हैं, ओके, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 है कि नहीं। अगर इसको हम डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा 3.1425 ऐसे जाते रहेगा, वो रिपीट नहीं होगा, वो वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगा, जाते रहेगा, ना वो रिपीट हो रहा है, ना वो टर्मिनेट हो रहा है, ना वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। होप क्लियर हो गया होगा ये तीन स्टेटमेंट जो, ओके, क्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या को रेशनल नंबर नहीं बोलते। देखो प्राइम नंबर हर किसी को पता है, जिसका फैक्टर 2 होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर उसका ऑपोजिट होता है, ओके। ये देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, मैंने 2 जो एक अकेला ऐसा इवन नंबर है जो क्या है वो प्राइम है, बाकी इवन नंबर प्राइम नंबर क्या होता है, सब ओड होता है, ओके। तो 0 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होता है, 0 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है। ये सब वैल्यू याद रखो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके, कभी कभार। इसके बाद 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट, ओके, 1 जो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर बनने के लिए उसका 2 फैक्टर होना पड़ेगा, एक खुद होता है, एक 1 होता है, ओके। यहाँ में सिर्फ 1 ही है। इसके बाद कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा होना है, 3 4 जो भी हो, ओके, फैक्टर्स, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसे कि देखो प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलने से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, ओके, क्योंकि 4 का कितना फैक्टर होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, कुछ 4 होते हैं। यहाँ में देख लो अभी को प्राइम, ओके, को प्राइम, 2 नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर कॉमन डिवीजन इज 1, ओके। अगर कोई दो नंबर जैसे कि समझ लो 5 और 6, ओके, ये दोनों क्या है, ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि वो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, ओके। कोई भी दो सेट ऑफ नंबर जैसे कि समझ लो 10 एंड 12, इसका भी क्या होगा,
इसका नॉट 10 एंड 11, ये 10 एंड 11, ओके 10 एंड 11, इसका क्या होगा, उन्होंने कहा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, है कि नहीं, कोई भी नंबर, ओके, ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम लोग कोप्राइम बोलते हैं, ओके। यहाँ में देखो डिविडेंड डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज तो पता होता होगा। यहाँ पे देख लो आप सब, देखो एक चीज है, हाँ, जहां में हम जो भी रिवीजन मारने वाला है वो हम पढ़ा चुका है, ओके। चैप्टर वाइज आप एलिमेंट्री मैथ्स का प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज हर चीज हम डिटेली सिखा के रखा है, ये जस्ट रिवीजन है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो डिविडेंड मने क्या होते हैं, डिविडेंड मने जो भी नंबर, जैसे कि समझ लो 125 डिवाइडेड बाय 5, ओके, ये डिविजन है, ये डिविडेंड है, इसको हम डिवाइड करेगा तो क्या होगा, नीचे में एक वैल्यू बैठेगा, ऊपर में कितना एक वैल्यू बैठेगा, जैसे कि 25 समझ लो, यहाँ में जो रिमाइंडर है, ओके, जो रिमाइंडर है वो जो होगा, जैसे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको प्लस कर दो, ओके। यहाँ पे देख लो 17, ये चीज को देखो, ये डिविडेंड बाय डिविजर है, ये क्वोशंट है, ऐसा ऐसा होगा 5 2/3, ओके। 3 5 का क्या होगा 15, 15 प्लस 2 क्या होगा 16 17, दैट मींस 17/3, ओके, यही चीज लिखा है, मिक्स फॉर्म में लिखा है, ओके। यहाँ में देखो डिविजिबल बाय 11, 11 का डिविजिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस लोग हैं। देखो 11 से कैसे डिवाइड करता है बोलने से, कोई भी नंबर को ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो 8 7 3 2 4 5, ओके। तो यहाँ में जो ओड ओड प्लेस का डिजिट लोग है ना, उसको अलग से ऐड करो, 8 प्लस 3 प्लस 4 अलग से डिजिट करो, प्लस करो, समझ लो एक्स है। इसके बाद यहाँ में 7 प्लस 2 प्लस ये 7 हो गया इवन प्लेस वाला, ओके, इवन प्लेस वाला को अलग से प्लस करके y करो, ओके। तब जब हम x माइनस वाई करेगा, उसका जो प्रोडक्ट है ना, उसका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, आइदर 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 होना चाहिए, तब वो जो क्या होगा डिविजिबल बाय 11 होगा। अगर उससे कुछ भी ज्यादा होता है वो क्या बन जाएगा, जैसे कि समझ लो अगर कुछ भी ज्यादा होगा वो जो क्या बन जाएगा, वो रिमाइंडर बन जाएगा, समझ लो ये दोनों x माइनस वाई क्या हो, समझ लो z, समझ लो z क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगर z इक्वल टू 0 होना है, नहीं तो 11 होना है, अगर उससे अलग है दैट मीन्स वो रिमाइंडर बन जाएगा। अगर 0 होता है तो डिविजिबल है बाय 11 है, अगर 11 होता है वो भी डिविजिबल है, ओके। यहाँ में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, जैसे कि हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फाइंड किसे करता है, ओड नंबर, इवन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर, ये सब क्वेश्चन इतना नहीं आता है, कभी कभार आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन, वंस इन द ब्लू मून, फिर भी इतना क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया है। फिर भी देख लो आप लोग ये फॉर्मूला को, कुछ क्वेश्चंस लोग हम यूनिट नंबर 3 में, नंबर सिस्टम यूनिट नंबर 3 में हम ये सब का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ओके। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, नेक्स्ट है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सब प्रोग्रेशन देखो क्या होता है, जो ए होता है ना वो क्या होता है, वो फर्स्ट टर्म होता है, इसका बाद ए प्लस डी, डी क्या होता है, डी एक कॉमन डिफरेंस होता है, ओके। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो ऐसे नंबर एक सीरीज बनते जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ऐसा सवाल पूछता है कि कोई नंबर सीरीज दे देगा आपको, समझ लो 1 2 3 4, ओके, ऐसा नंबर सीरीज दे के समझ लो ऐसा नंबर सीरीज दे दिया, और बोला आपको सवाल में पूछ दिया कि 49th नंबर में क्या नंबर आएगा यहाँ पे, ओके। ये 1 2 3 तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है 49, अगर यहाँ में कुछ वैल्यू कॉमन डिफरेंस अलग हो जाता है, जैसे कि समझ लो यहाँ में 3 है, यहाँ में 6 है, यहाँ में समझ लो कितना होगा 9 हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस आता है, ओके। तब तो यहाँ में क्या नंबर पता नहीं होगा ना, थोड़ा बड़ा वैल्यू हो जाएगा 49 के साथ, है कि नहीं। वो सबको फाइंड करने के लिए टोटल नंबर कितना होगा वो पर्टिकुलर टर्म में फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर को हम लिखेगा m, इसका बाद n-1, n मैंने क्या, जो नंबर पूछ रहा है, ओके, जो वैल्यू पूछ रहा है कौन सा नंबर में क्या होगा, वो n को हम लोग 1 से माइनस करके, जो d क्या है कॉमन डिफरेंस, जैसे कि कॉमन डिफरेंस मैंने क्या 3 - 1 क्या है, ओके 2 है, ये दोनों यहाँ में 5 होगा, ओके। 5 - 3 क्या है 2 है, इसके बाद यहाँ में समझ लो 7 7 - 5 क्या है 2 है, मैंने कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ओके। इसमें हम लोग डी में कॉमन डिफरेंस को हम लोग डाल के नंबर ऑफ टर्म हम लोग निकाल सकेगा,
ओके। इसके बाद कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा पूछता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। ओके, कुछ कुछ इसे सम भी पूछेगा कभी कभार, सम। अभी तो टोटल नंबर था। ओके, सम में ये समझ लो कि ए प्लस यहाँ पे समझ लो ए प्लस डी था, एक ही नहीं, प्लस ए प्लस 2d ऐसे जाते रहेगा। ओके, तो एक पर्टिकुलर टर्म में उसका टोटल सम जो क्या होगा ऐसा पूछता है। ओके, उसमें वो क्या करना है, फिर से एन मने क्या, वो नंबर कितना टर्म में वो पूछ रहा है। इसका बाद ए तो हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म, एन जो कॉमन, डी जो कॉमन डिफरेंस है, एन जो वो नंबर ऑफ टर्म, तो हम लोग को एक सम मिल जाएगा। बस हम लोग को ये फॉर्मूला को मगअप करना है। अगर सम पूछता है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ टर्म या टोटल नंबर पूछ रहे हो पर्टिकुलर, अगर टोटल नंबर भी दे देगा तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकाल सकेगा। ओके, अगर नंबर ऑफ टर्म दे के टोटल नंबर पूछ रहा है तो हम लोग उसको भी निकाल सकेगा। ओके, ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ स्पेशल केसेस में ये फॉर्मूला भी यूज होता है। अगर समझ लो लास्ट नंबर दे के रखा है, समझ लो 1 2 5 ऐसे होके लास्ट में समझ लो 49 दिया हुआ है। ओके, लास्ट नंबर भी दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करिएगा, सम उसका n+2 n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट सम, ऐसे करके भी हम लोग उसका सम निकाल सकते हैं। ओके, एरिथमेटिक में एरिथमेटिक मीन माने क्या है, एरिथमेटिक मीन माने जो सम ऑफ वैल्यूज है। ओके, क्या है, जो सम ऑफ वैल्यूज, जैसे कि समझ लो एरिथमेटिक मीन को ना आप एवरेज भी बोल सकते हैं। ओके, आप एवरेज भी बोल सकते हैं। एवरेज कैसे निकलता है हम लोग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है कि नहीं है। अगर हम लोग 1 2 3 प्लस किया तो हम लोग क्या से डिवाइड करेगा, 3 से ही डिवाइड करेगा, क्योंकि ये 1 2 3 है। ओके, तो यहाँ में 5 आ गया, इसका बाद 8 आ गया, तो हम लोग क्या करेगा, कैसे डिवाइड करेगा, 5 से, क्योंकि 1 2 3 4 5। ओके, वही है अरिथमेटिक मीन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा टाइप का होता है क्योंकि पावर होता है उसमें। ओके, तो यहाँ में आपको ये चीज को याद करना है। यहाँ में नंबर ऑफ टर्म दिया होगा तो टोटल नंबर पर्टिकुलर टर्म में पूछ देगा होगा, ये वाला जो टोटल नंबर। यहाँ पे एक चीज नया आ गया, आर। आर क्या है, कॉमन रेशियो। ओके, कॉमन रेशियो बोलते हैं आर को, बाकी सब सेम ही है, एन नंबर ऑफ टर्म, ए जो फर्स्ट टर्म है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो देखने से देख लो, क्वेश्चंस तो इतना नहीं आते यहाँ से। ये वाला जियोमेट्रिक मीन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जियोमेट्रिक मीन कैसा निकलता है, जैसे कि जियोमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शनल। ओके, कभी कभार उसको मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। ओके, उसको निकालने के लिए हम लोग रूट ए बी वहां से निकलते हैं। ओके, रूट ए बी, ये जो भी वैल्यू दिया होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका रूट करेगा। LCM, least common multiple. Okay, the LCM of two or more number is the latest number which is exactly divisible by each of them. यहाँ में देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहे। ओके, वो दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ओके, क्या होगा ओके पूछ रहे। ओके, यहाँ पे देखो कभी कभार ऐसे सवाल पूछते हैं, एलसीएम हर किसी को निकालने आते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे सवाल पूछते हैं, इसका एलसीएम निकालो बोल के पूछते। ओके, ऐसा केस में हम लोग क्या करेगा, यहाँ में फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। इधर ही फैक्टर है कि नहीं, ये सब जो, तो सबसे बड़ा 2 का सबसे बड़ा क्या है, ये सब में 2 का सबसे बड़ा क्या है, हमको पता है ये वाला 2 का सबसे बड़ा है 2 4। ओके, यहाँ में 2 4, यहाँ में भी है, यहाँ में भी है, यहाँ में भी है। ओके, इसके बाद 3 का सबसे बड़ा क्या है, 3 का सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला यहाँ में है, यहाँ में है, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल कर दो अभी ये दोनों में। ओके, इसके बाद 5 का सबसे बड़ा क्या है, 5 का सबसे बड़ा 5 4। ओके, 5 4 इधर में भी है, इधर में भी है। इसके बाद यहाँ में 7 का सबसे बड़ा क्या है, 7 का सबसे बड़ा ये। ओके, इसको कैंसिल कर दो क्योंकि यहाँ में 7 नहीं है। देन मीन्स ऑटोमेटिकली ये आंसर सेम है। यहाँ में 11 का देखो, 11 का सबसे बड़ा क्या है, अकेला ही है वो। ओके, ये आपका एलसीएम हो, इसे ढूंढते हैं। ओके, बट एसीएफ का केस में थोड़ा सा अलग होता है। अगर सोच लो आपको फाइंड द एसीएफ बोल रहे हैं ये नंबर का। ओके, फाइंड द एसीएफ बोल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका फैक्टर निकला, ये एक फैक्टर था, ये एक फैक्टर था, वही सेम चीज। ओके, वही सेम चीज,
ऐसा कर लो, ये आपका फैक्टर्स है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ में तीनों में कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ में देखो, यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 है, 2। ओके, यहाँ में 3 है, 3 है, 3 है, इंटू 3। यहाँ में 5 है क्या, 5 तो एक ही जगह में नहीं होगा, 7 भी एक ही जगह में नहीं होगा, ये दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। तो वो दोनों में उसका फैक्टर जो कॉमन क्या है, जैसे कि यहाँ में 1 है, यहाँ में 1 है, यहाँ में 3 है, दैट मीन्स कॉमन क्या होगा, 1 ही होगा, लेकिन नहीं, ऊपर में भी तो है ना, ये दोनों 1 है, तो यहाँ में सेम ही हो जाएगा। 3 का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 3 भी 1 ही है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6, 6 जो क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ में हम लोग को कॉमन ढूंढना है, ओके, बट एलसीएम में हाईएस्ट फैक्टर ढूंढना है, ओके। मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ का फ्रैक्शन कैसा ढूंढना है बोलने से बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, ओके। इधर देखो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, जो भी नंबर देगा उसका न्यूमरेटर हम लोग को सबसे फर्स्ट निकालना है। जैसे कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालो बोलने से हम लोग सबसे फर्स्ट उसका जो बोला उसका हम लोग न्यूमरेटर निकाल देना है। अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालो बोलने से हम लोग को जो एचसीएफ है उसका न्यूमरेटर निकालना है, और जो डिनोमिनेटर होगा उसका ऑपोजिट, ओके। जैसे कि अगर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकाल रहा है तो हम लोग नीचे में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अगर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, अगर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हम लोग को निकाल देना है, ओके। यार में कुछ टाइप ऑफ फ्रैक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभार। प्रॉपर फ्रैक्शन, एग्जांपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, और ढेर सारा फ्रैक्शन है। यहाँ पे देख लो ये पांचों को। प्रॉपर फ्रैक्शन मने क्या, प्रॉपर मने जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसा काउंट करते हैं, एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक सीक्वेंस वे में काउंट करते हैं, है कि नहीं। इम्प्रॉपर मने क्या, वही सेम चीज को काउंट करो बोलने से हम लोग 5 4 3 2 1, ये क्या है, इम्प्रॉपर वे है कि नहीं। तो यहाँ में प्रॉपर वे में देखो, जो उसका न्यूमरेटर होता है ना वो हमेशा छोटा होगा, 1/2 ये समझ लो, इसका बाद 2/5 समझ लो। ये सब क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर में कम है, नीचे में बड़ा है, ओके, एक सीक्वेंस वे में। इम्प्रॉपर क्या होगा, समझ लो 5/4, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर है। यहाँ पे देख लो, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सब इक्वल होगा, ओके, वो सबको लाइक फ्रैक्शन बोलता है। अनलाइक फ्रैक्शन माने जिसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा, वही सेम चीज, ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माने क्या, इसका ये इक्वल है, इसका ये सब इक्वल है, ओके। नंबर देखने में अलग अलग होगा लेकिन इक्वल है। क्यों इक्वल है, अगर 4/6 को हम कैंसिल करेगा लीस्ट फॉर्म में 2/3 होगा, है कि नहीं। इसके बाद 6/9 को भी हम लोग लीस्ट फॉर्म में 3 2 6 3 3 9 फिर 2/3, है कि नहीं, इसका साथ मैचेबल है। दैट मीन्स इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेगा लीस्ट फॉर्म, ओके। कंपाउंड फ्रैक्शन बने जिसका डबल डबल डिवाइड है, या में देख लो ये सब कंपाउंड फ्रैक्शन है। या में मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन जो ऐसा फॉर्म में लिखाई देता है, ओके, 3 2 5 दिया हुआ है। या में ये क्या है, डिविजर है, ये क्वोशन है, ये रिमाइंडर है, थोड़ा पहले सिखाया था। तो हम लोग डिविजन और क्वोशन को मल्टीप्लाई करेगा, 15 + 2 क्या हो जाएगा, ये 17/5 होगा, ठीक है नहीं, ये चीज जो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन ऐसा होता है, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन जो कॉन्टिन्यूस जाते रहेगा, ओके। इसका बाद कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। रिकरिंग फ्रैक्शन जो हम लोग को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आते हैं देखो। अगर 0/3 को आप कन्वर्ट करो बोलने से, कैसे कन्वर्ट करेगा, इसको हम लोग कन्वर्ट करो बोलने से 3/10, है कि नहीं, ऐसे कन्वर्ट करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो वही सेम चीज आएगा, है कि नहीं। लेकिन 0 का ऊपर में अगर बार आ गया, दैट मीन्स हम लोग क्या करेगा, 3/9 लिखेगा। जब भी बार आता है उसको नीचे में 10 नहीं होते, 9 लिखेंगे, ओके। यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ में देखो 057, तो बार जो दोनों पे है तो उसको वजह से हम लोग 99 लिखेंगे। बार क्यों लिखता है पता है, समझ लो, अगर 0 3 3 3 एकदम रिपीट हो रहा है, वही सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तब हम लोग 0 3 बार लिखेगा। ये 057 क्यों लिखा है, क्योंकि 057 57 57 57 ऐसे बहुत बार रिपीट हुआ, इसलिए हम लोग ने उसको एक बार में ही शॉर्ट में 0.57 बार लिख दिया, ओके।
दो बार बार में इसलिए दो बार 9। इसका बाद देखो ये वाला देखो, इसमें बार एक ही जगह पे है इसलिए हमने एक ही 9 लिखा। ओके, ये बार नहीं था इसलिए 0 0। ओके, ये तो डिनोमिनेटर में तो हमको समझ में आ गया, लेकिन न्यूमिनेटर में हम लोग क्या करना है, वो टोटल नंबर को लेके उसको लिखना है, लेकिन इसका बाद जो बार में नहीं है ना उसको हम लोग को माइनस कर देना है। समझ में आ रहा है? जो बार में नहीं है, यहाँ में देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो 0 5 7 2 8। ओके, यहाँ में हमने ये तीनों को बार में लिखा, उसको हम किसे सिंपल सिंपल फ्रैक्शन में किसे लिखेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 7 2 8 ऐसा लिखेगा। इसका बाद कितना अंदर में बार है, 3 अंदर में बार है, दैट मीन्स 3 to 9 लिखेगा। जो जिसमें नहीं है उसका नीचे में 0 लिखेगा। ओके, इसके बाद एक चीज है उसको माइनस भी करना है ऊपर में, उसको माइनस करना है। कैसे माइनस करना है, जो बार का अंदर नहीं है उसको हम लोग को माइनस कर देना है। जैसे कि ये 5 नहीं था इसलिए उसको माइनस कर दिया, जो भी आंसर निकलेगा वही आंसर होगा। ओके, यहाँ पे देख लो, इन केस अगर पॉइंट का उस बाहर में है ना, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट के बाहर को प्लस करना पड़ेगा। ये 235 जो बार का अंदर था इसलिए 3 9। ओके, ये देख लो, अब समझ में आ गया होगा ये वाला। अगर समझ में नहीं आने से आप उसको ऊपर में भी मैंने फ्रैक्शन के ऊपर में ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन के ऊपर में मैंने 2 या 3 क्लास पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, डिटेली सब कुछ दिया होगा। इंडिसेस बहुत सिंपल है। देखो जब मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर वो दोनों का वैल्यू जो सेम है और उसका जो पावर है ना बेस सेम हो के जो इंडेक्स या पावर जो अलग होता है, तब क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जब डिवाइड होता है हम लोग को माइनस करना है। ओके, बाकी तो सेम है, वो तो डायरेक्ट बात ही है, ये सब भी डायरेक्ट बात ही है। ओके, ये माइनस होने से इन्वर्स हो जाएगा, ये भी सेम ही चीज है। देखो कोई भी बेस में कोई भी वैल्यू में अगर पावर 0 होता है दैट मीन्स 1 होता है। ओके, अगर वो 1000 पावर 0 होने से भी वो 1 ही बन जाएगा। सर्ट का देखो, सर्ट का हमेशा जो भी यहाँ पे होता है ना, जो भी यहाँ पे होता है वो जो हमेशा हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। ओके, बाकी तो सब सेम ही है। यहाँ पे देख लो, ये कैसे पी हो गया, हम लोग को पता है ये रूट पी, यहाँ पे एम था, उसको हम रूट से, ये एम था तो यहाँ पे उसका ये भी एम है, दैट मीन्स उसको हम ऐसा लिख सकेगा, इसके हिसाब से हो गया पी 1/m, रूट को हटा देने से ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। ओके, इसका बाद ये चीज को देखो, ये चीज को, ये वाला, ये वाला। ओके, मल्टीप्लाई करने से दोनों अंदर घुस जाएगा। ओके, तब हम क्या करेगा, m 1/m, m को m/m करेगा, कैंसिल करेगा तो 1, दैट मीन्स p1 दैट इज p है कि नहीं। यहाँ में देखो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। ओके, इसे यहाँ में मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये दो वाला को देख लो, a+b² a-b² को देख लो, ये दोनों को बेसिस में क्वेश्चंस आता है। और यहाँ में ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए आपको ये तीनों देखने से हो जाएगा फिलहाल के लिए। ओके, a² - b² को a+b a-b लिख सकता है। ओके, इसके बाद ये बटमास रूल, ये भी यहाँ इसका बेसिस में भी क्वेश्चंस आता है। ओके, ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग विनकुलम या बार बार को हटा देना है। ओके, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे, जो ब्रैकेट के अंदर में होगा उसको हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करेगा। इसके बाद हम लोग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबसे लास्ट में हम लोग सब्सट्रैक्शन करेगा। अगर इसका बेसिस में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेगा तो आंसर गलत निकलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि यहाँ में 3 बार प्लस 5 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग को बार हटाना है, बार ये वेनिकुलम, ओके, जो बार का अंदर में उसको हम लोग को वो करना है। इसके बाद देखो ये, ओके, समझ लो ये
3 + 5 जो ये पूरा 12 का अंदर में दे दिया, दैट मीन्स इसको पहले करना है। इसके बाद जो ब्रैकेट का अंदर में उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेना है। ब्रैकेट के बाद जो डिवाइड था, दैट मीन्स ये दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन था, एडिशन को हम लोग को ये पहले कर लेना है। इसके बाद लास्ट में सब्सट्रैक्शन आएगा ये वाला। ओके, ऐसे करके कैलकुलेट करना है। एवरेज, एवरेज वही सेम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, यहाँ में कुछ एवरेज का कभी कभार निकालने देते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नंबर, ये सब कभी कभार आ जाते हैं, तो इसको भी देख लो। यहाँ में लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट का इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन आता है। ओके, एपीएसएसबी में, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। यहाँ में देखो, प्रॉफिट माने क्या, गेन करना, कुछ लाभ करना। लॉस माने क्या है, लॉस हो गया। और प्रॉफिट और लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब या गेन कब होता है बोलने से, अगर आप जो जो सामान है ना, जो आप खरीदा है उससे ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। ओके, खरीदा वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ओके, समझ लो आपने एक साइकिल खरीदा। ओके, साइकिल खरीदा 70 रुपीज में। ओके, और आपने उसको बेचा कितना में, उसको बेचा आपने 80 रुपीज में बेच दिया, उसको मना है सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं। ओके, सेलिंग प्राइस बोल दिया, दैट मीन्स कितना लाभ हुआ है आपको, 10 रुपया लाभ हो गया है कि नहीं। आप 70 रुपीज से लेके 80 रुपीज में बेचा, तो दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपया। ओके, 10 रुपया लाभ हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। अगर वही चीज को परसेंटेज में निकालना है, ओके, परसेंटेज में निकालना है बोलने से हम लोग क्या करेगा, जो गेन हुआ है या प्रॉफिट परसेंटेज को कैसा करेगा, जो प्रॉफिट हुआ है 10 रुपया प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल प्राइस कितना था, 70 था कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। 70 था, उसमें हमको 10 रुपया मिला, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी परसेंटेज आएगा वो हम लोग को गेन परसेंटेज। जैसे कि देख लो यहाँ में, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 70 100 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है नहीं, जो भी डिवाइड करके निकलेगा, जैसे कि 17304, समझ लो 14% कुछ जो क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। ओके, इसमें जो 10 रुपया ज्यादा में बेचा था ना, वो कितना परसेंट हमको प्रॉफिट मिला है, 14 पॉइंट समथिंग परसेंट गेन हुआ है। ऐसे करके काउंट करते हैं। वही सेम प्रोसेस, लॉस मनी क्या है, आप समझ लो आप 70 रुपीज में खरीदा है, बेचा कितना में, 60 रुपीज में, 10 रुपया लॉस हो गया। ओके, वही सेम चीज से वही परसेंटेज में निकालना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। और ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट देखो, आपको कभी कभार सेलिंग प्राइस ढूंढने देगा, नहीं तो कॉस्ट प्राइस ढूंढने देगा। ओके, कभी कभार सेलिंग प्राइस नहीं तो कॉस्ट प्राइस ढूंढने देगा। गिवन देगा, जैसे कि समझ लो आपको सेलिंग प्राइस ढूंढने दे रहे हैं, आपको सेलिंग प्राइस ढूंढने दे रहा है, और कॉस्ट प्राइस जो क्या है, दिया हुआ है। ओके, कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है, और आपने कितना गेन किया वो भी दिया हुआ है, या लॉस किया वो भी दिया हुआ होगा। तो हम लोग को क्या करना है, जो गेन किया है या लॉस किया है ना, वो चीज को ऊपर में लिखना है। ओके, ऊपर में लिखना है, 100 के साथ प्लस करना है। 100 प्लस, अगर गेन किया है तो प्लस करना है, अगर लॉस किया है तो 100 माइनस जो कितना लॉस हुआ है ना, उसको लिख लेना है। ओके, लिख करके हम लोग क्या से डिवाइड करेगा, 100 से डिवाइड करेगा फिर से। ओके, मल्टीप्लाई जो कॉस्ट प्राइस है उसको। ओके, और अगर एसपी दिया हुआ है, और हम लोग को लॉस या गेन दिया हुआ है, और हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकलना है बोलने से हम लोग को नीचे कर देना है। ओके, एसपी में ऊपर में था, कॉस्ट प्राइस में उसको नीचे। ओके, अगर गेन है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ओके, वही सेम, उससे हम लोग को एसपी भी मिल जाएगा, सीपी भी मिल जाएगा, अगर ये और ये गिवन है। ओके, जस्ट वाइस वर्सा है, वही सेम चीज है। अगर उसको हम उल्टा करेगा तो वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, अभी डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट मने, डिस्काउंट मने क्या, कमाना। ओके, समझ लो आप दुकान में एक सामान लेने गया, कोई सामान, समझ लो कि आप जो दाल लेने गया। ओके, दाल लेने गया, उसका दाम कितना है, 1 केजी, 1 केजी में, 1 केजी में उसका दाम जो 100 रुपीज है। ओके, और आप बोला कि हम बार्गेन कर रहे कि 90 रुपीज देगा, दैट मीन डिस्काउंट कितना हुआ है, 10 रुपया डिस्काउंट हुआ है। तो
डिस्काउंट जो क्या बोलेगा हम लोग उसको लॉस बोल सकते हैं। ओके, दुकानदार का पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट जो क्या है लॉस है। ओके, आप कंफ्यूज नहीं होने, यहाँ में जो भी लॉस का फॉर्मूला है ना, यहाँ में जो भी लॉस का फॉर्मूला है उसको धमाधम डालते जाओ, हम लोग को डिस्काउंट का पूरा निकल जाएगा। इसी के देखो यहाँ में डिस्काउंट मार्केट प्राइस दाल का कितना था, 100 रुपया था। ओके, आपने आपने कितना में बेचा, 90 रुपीज पे बेचा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट प्राइस को फिर से लिख लो, नीचे में परसेंटेज निकल रहा है। ओके, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है नहीं, तो 100 को कैंसिल कर दो, यहाँ में कितना 10। ओके, 10% कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है। ओके, डायरेक्ट सी बात है। तो ऐसे करके हम लोग डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। जो मार्केट प्राइस है उससे आप जो कितना बोला, सेलिंग प्राइस जो कम में दे दिया। ओके, वही सेम चीज यहाँ में इसे कि जो कोस्ट प्राइस है। ओके, कोस्ट प्राइस क्या है, ये मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो कम कर दिया। ओके, जो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, सेम ही चीज है। ओके, यहाँ में बस हमको मार्केट प्राइस जो जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना, जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है वो जो क्या करेगा, वो मार्केट प्राइस को हम लोग कोस्ट प्राइस में रखना है। ठीक है, उसको इक्विवेलेंट टू कोस्ट प्राइस रखना है, बाकी सब आंसर से निकल। ओके, ये तो ठीक है। अभी सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट में कोई कोई सामान ऐसा होता है। ओके, समझ लो वही सेम दाल जो आप फिर से खरीदने गया 100 रुपया से, आपने ऑलरेडी वो दाल का 100 रुपया था उसका प्राइस टैग। ओके, प्राइस टैग जो 100 रुपया था उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट था, कितना ऑफर चल रहा था, डिस्काउंट कितना परसेंट, 10% ऑलरेडी ऑफर चल रहा था। आपने बर्गेन करके फिर से 10% डिस्काउंट कर दिया। ओके, समझ में आ गया, ऑलरेडी डिस्काउंट था वो 100 रुपीज का, 10% डिस्काउंट, फिर से आप बार्गेन करके फिर से 10% डिस्काउंट कर दिया। ओके, समझ में आ गया, दैट मीन्स सक्सेसिव 2 बार डिस्काउंट हो गया वो सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है नहीं, वही सेम प्रोडक्ट के लिए आप जो क्या कर दिया, 2 बार डिस्काउंट कर दिया। उस केस में हम क्या करेगा, जो प्राइस है ना, जो एक्चुअल प्राइस है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस, या में R1 क्या था, 10% था। ओके, इसके बाद सेकेंड टाइम में कितना डिस्काउंट दिया फिर से, हाँ कितना डिस्काउंट दिया, फिर से 10% डिस्काउंट दिया। इस बार क्या करेगा, फिर से वही डिस्काउंट को हम लोग लेके ऐसे करके निकलते जाएगा, जितना बार डिस्काउंट देगा उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को आंसर मिल जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट का। ओके, देखो नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो P क्या है, P जो एक प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट है, T क्या है, टाइम। प्रिंसिपल मने क्या, जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे, ओके इन्वेस्ट कर रहे, वो पैसा जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। वो पैसा कितना रेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना परसेंटेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको रेट बोलता है। कितना साल के लिए वो उसको इन्वेस्ट कर रहा है, 1 साल 2 साल, उसको हम लोग टाइम बोलते हैं। ओके, तब हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो एक चीज है, ये सिंपल इंटरेस्ट समझ लो कि आप पैसा इतना इन्वेस्ट किया। ओके, पैसा जितना इन्वेस्ट किया प्लस आपको वो पैसा इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट मिला, वो टोटल को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया, जो पैसा इन्वेस्ट किया और जो आपको जो पैसा इन्वेस्ट करके एक पर्टिकुलर टाइम में आपको इंटरेस्ट मिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम ही है। अमाउंट क्या को बोलते हैं बोलने से, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, हम लोग अमाउंट को कैसा कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देख लो, जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है 1 प्लस R/100 इंटू N। यहाँ में देखो इस बार टाइम का जो T था, लेकिन इस बार टाइम जो क्या बन गया, N बन गया। N मने क्या है, यहाँ पे टाइम है। ओके, तो यहाँ में एक चीज चेंज छोटे रहता है, क्या चेंज छोटे रहता है बोलने से, ये वाला ही सही रहेगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला को ही मगअप कर लो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है, आप कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए हम क्या करना है,
हम लोग को अमाउंट निकाल लेना है। ओके, अमाउंट निकलने के बाद हम लोग क्या करेगा, हम लोग को पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सी आई, ठीक है नहीं, एस आई या सी आई सेम चीज है। तो हम लोग अमाउंट निकल देगा तो हम लोग क्या करेगा, जो प्रिंसिपल था ना, ठीक है नहीं, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो अमाउंट हमने निकला उसको प्रिंसिपल के साथ माइनस कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली हम अमाउंट निकल रहे हैं, दैट मींस प्रिंसिपल तो हम लोग को पता है, तो इससे आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज आप ये मगअप कर सकने से इसको भी मगअप कर सकते हैं, बट ये वाला जो थोड़ा सा सिंपल है इसलिए हम बता रहे हैं। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक चीज चेंज होते रहता है फॉर एनुअली। एनुअल के लिए आर का वैल्यू आर ही रहेगा, जो गिवन होगा वही होगा, एन का वैल्यू भी एन ही होगा। हाफ ईयरली माने 6 महीना। ओके, एक साल में हाफ ईयरली कितना बार होते हैं, 2 बार होते हैं, लेकिन 6 महीना 2 बार होते हैं। तो आर को हम 2 से डिवाइड करेगा, एन जो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, यहाँ में 2n आ जाएगा, आर को 2 से डिवाइड करेगा। क्वार्टरली मने क्या, क्वार्टरली मने 3 महीना। ओके, 4 बार होते हैं 3 महीना, है कि नहीं एक साल में, क्योंकि 4 3 कितना होता है 12 मंथ्स होता है, तो 4 बार कितना 3 महीना कितना बार होगा, 4 बार होगा। देन मीन्स हम लोग क्या करेगा 4, तो हम लोग आर को 4 से डिवाइड करेगा, आर को वैल्यू 4 से डिवाइड करेगा, रेट को 4 से डिवाइड करेगा, और टाइम को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, बाकी सेम है, वही सेम फॉर्मूला, वही से आंसर निकल जाएगा, सिंपल है। बस आप जो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है उसका हिसाब से आपको ये यूज करना है, ये फॉर्मूलास लोग को चेंज करते रहना है, ये वैल्यू लोग को। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं, कंपाउंड से आने से भी इतना टफ नहीं आते, वो लोग जनरली इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं। बस आप ये चीज को याद रखो, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी याद रख सकता है, अदरवाइज ये याद रखे, ये सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वही सेम चीज। प्रोपोर्शन एंड रेशियो या रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, कभी कभार डुप्लीकेट बोलते हैं, डुप्लीकेट माने क्या है, डुप्लीकेट माने यहाँ पे देखो उसको डबल कर देना। ओके, क्या कर देना, डबल कर देना। यहाँ में देखो एक्स का क्या होगा, वाई रेशियो हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सब डुप्लीकेट माने क्या करेगा, एक्स को हम लोग रूट का अंदर में डाल देगा, ये दोनों को क्या करेगा, रूट का अंदर में डाल देगा। ट्रिप्लीकेट माने हम लोग इसको 3 बना देगा। सब ट्रिप्लीकेट माने उसको हम लोग क्या करेगा, 3 का रूट में हम लोग डाल देगा। समझ में आ गया? ओके, क्यूब रूट में हम लोग डाल देगा। इसका बाद ये देख लो, ये प्रोपोर्शन है, ये 3 प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, ये 4 प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैंने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, हमने इसका डिटेल कराया। अगर ये देख लो प्रोपोर्शन, अगर आपको कुछ समझ लो कि 9 और 6 दिया हुआ है, ओके, आपको बोल रहा है कि 9 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, बोलने से ये फॉर्मूला एस टू बी डबल कोलन बी टू सी। ओके, ऐसे करके निकालना है। अब हमको पता है ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है। ओके, हमको सी निकालना है, तो सीधी सी बात है, इस 2 को डिवाइड करो, डबल कोलन को इक्वल कर दो बी बाई सी। ओके, यहाँ में क्या है, 9/6 इक्वल टू 6/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, वही उसी प्रकार जब हम लोग को 3 वैल्यू दिया होगा, ऐसे कुछ दिया होगा, हम लोग को 3 निकालो बोलने से क्या करना है, 3/9 इक्वल टू 7/d, हम लोग को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से d का भी वैल्यू मिल जाएगा। ओके, डबल कॉलन मने क्या है, इक्वल। ओके, रेशियो को इक्वल करने समय में हम लोग डबल कॉलन यूज करते हैं। यहाँ में मीन प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला है वो जियोमेट्रिक प्रोपोर्शनल बोल के पढ़ाया था हमने। ओके, ए एंड बी का जियोमेट्रिक प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल कैसा निकलेगा, वो दोनों को हम रूट का अंदर डाल देगा। ओके, मल्टीप्लाई करके रूट का अंदर डाल देगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन जितना भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ना, उसका हम क्लासेस डिटेली ले चुके हैं, हर एक चैप्टर का। ओके, यहाँ में बस फॉर्मूला का रिवीजन चल रहा है। ओके, अगर कुछ कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वो चैप्टर को डिटेली देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी आजकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके, स्पेशली रीजनिंग लोग में भी आ जाते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन का
तो मिक्सर एंड रीजनिंग में ना प्राइस का कुछ आइटम्स का होता है, जैसे कि आइटम 1 का समझ लो उसका 25 दिया है, आइटम 2 को समझ लो उसका कितना दिया है 35 दिया है। ये दो आइटम दिया है और आपको पूछ रहा है कि ये दो आइटम का ऐसा कैसा रेशियो में देने से सही रहेगा, ये दोनों का क्वांटिटी जो ना वो दोनों को मिक्स करके ऐसा क्वांटिटी में, क्वांटिटी जो मिक्स होता है ना उसका रेशियो पूछ देगा, ये दोनों का क्वांटिटी जो ना कैसे में उनसे सही रहेगा ऐसे पूछेगा। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को सबसे प्लस उस दोनों को प्लस कर देना है। ओके, प्लस करके वो दोनों का एक एवरेज निकालना है। ओके, एवरेज निकालना है या एरिथमेटिक मीन सेम ही बात है। निकालने के बाद क्या करना है हम लोग को, ये छोटा वाला है चीप है, ये वाला डियरर प्राइस है, ये एवरेज प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है सबसे यहाँ में सबसे बड़ा क्या है 35 है, 35 माइनस 30 और नीचे में 30 माइनस 25 होगा। बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा से छोटा, ये मिडिल से छोटा। ओके, समझ में आ गया। इसका बाद n1 बाय n2 कर देना है, तब हम लोग को ये क्वांटिटी समझ में आ जाएगा ये दोनों कितना क्वांटिटी में। ओके, इतना ही सिंपल। यहाँ में देख लो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, ढेर सारा क्वेश्चन होता है। ओके, ढेर सारा क्वेश्चन, वहां में ट्रेन भी आएगा, आदमी के स्पीड आएगा, कुछ कुछ दुनिया भर का टाइम, क्या क्या क्वेश्चन लोग आते हैं, वो सब का एक क्या बोलेगा यूनिवर्सल फॉर्मूला ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये वाला है। ओके, यही है यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये वाला ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ओके, जैसे कि हम लोग ऐसा करते हैं ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट मीन्स क्या करता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, वही सेम चीज है। ओके, यहाँ पे देखो कुछ कुछ केसेस दिया हुआ है। यहाँ पे हम ट्रेन के बारे में, या यहाँ में जनरली ट्रेन के बारे में दिया है, ये सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं है, सब कुछ के लिए यूज होता है। ओके, कुछ प्रॉब्लम बेसिस में हम कुछ एग्जांपल्स बताएगा। यहाँ पे एक चीज देखो, अगर कोई इंसान, ओके, कोई इंसान या पोल, पोस, इंसान, कुत्ता, कोई भी चीज जो उसका फिगर छोटा होता है ना, उसका क्या होता है डिस्टेंस जो हमेशा 1 कंसीडर करेगा या 0 कंसीडर करेगा। ओके, वो पॉइंट बोल के कंसीडर करेगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ लो पर्टिकुलर पॉइंट, कोई पोस्ट, पोल या कोई इंसान या कोई छोटा चीज करेगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। ओके, पॉइंट। ओके, इसके बाद जैसे कि बस, ओके, बस, ट्रेन, इसका बाद एरोप्लेन, कार, ऐसा कोई कोई भी चीज होगा उसका एक डिस्टेंस रहेगा। क्या डिस्टेंस रहेगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा। ये चीज आपको मन में सेव करके रखना है। कोई भी पोस्ट, पोल, ह्यूमन, कोई भी चीज को डिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये सबका क्या होता है एक डिस्टेंस होता है। उसका बेसिस में यहाँ पे क्वेश्चन देखो, जब एस मैंने देखो ये जो एस है ना वो स्टैंडिंग है, एक पर्टिकुलर जगह में वो स्टैंडिंग है। ओके, यहाँ में एक ट्रेन है और यहाँ में एक इंसान है, मैन है। मैन जो एक जगह में खड़ा है, तो ये ट्रेन जो इस तरफ जा रहा है, ये मैन जो खड़ा है उसको ट्रेन जो क्या कर दिया कुछ समय में उसको पार कर दिया, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो वो केस में क्या करना है हम लोग को, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है नहीं, ये फॉर्मूला से हमको सब कुछ आंसर मिल जाएगा। ओके, सीधा यूज करना है, क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा, स्पीड भी इसका होगा, और टाइम क्या होगा, ये ट्रेन जो ये जगह से लेके उसको क्रॉस करने में, उसको क्रॉस करने में, इंसान को क्रॉस करने में कितना समय लगा, उसको ही पूछ रहे हैं। ओके, नंबर 2 में मैन जो क्या कर रहे हैं, अभी चलना शुरू कर दिया, वो स्टैंडिंग नहीं है, वो चलना शुरू कर दिया। किस तरफ में, इस तरफ में चलना शुरू कर दिया। ये ट्रेन इस तरफ जा रहा है, ये इंसान जो उसको ऑपोजिट में चलना शुरू कर दिया। तब क्या होगा, डी इक्वल टू
S1 प्लस S2 इंटू टी। ओके, यहाँ में डिस्टेंस जो क्या का है, ट्रेन का ही है, क्योंकि हमको पता है इंसान का कोई डिस्टेंस नहीं होता है, डी जो वही का है। लेकिन S1 प्लस S2 मैंने क्यों लिखा, देखो ये ट्रेन तो चल रहा है, इंसान भी उसको ऑपोजिट में चलना शुरू कर दिया, दैट मीन्स इंसान का भी स्पीड है, ट्रेन का भी स्पीड है, दोनों एक दूसरा को क्रॉस करेगा तो स्पीड बढ़ेगा कि नहीं, समझ लो। ये इंसान भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो वो दोनों अगर एक दूसरा को क्रॉस करेगा तो स्पीड तो बढ़ेगा ना वो दोनों को, जो क्रॉस करने में एक दूसरा को, है कि नहीं। तो क्या करेगा, मैन का स्पीड प्लस ट्रेन का स्पीड इनटू टाइम, कितना समय लग गया। ओके, वो वाला हम लोग ऐसा फॉर्मूला यूज करेगा। ओके, नंबर थर्ड में यहाँ में देखो, ट्रेन एंड मैन सेम डायरेक्शन। इस बार क्या हो गया, इस बार क्या हो गया, ये जो इंसान जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन भी उस तरफ जा रहा है, इंसान भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू S1 माइनस S2 इनटू टाइम। समझ में आ गया, या में डिस्टेंस जो ट्रेन के डिस्टेंस होगा फिर से, क्योंकि इंसान का तो डिस्टेंस नहीं होता है, S1 माइनस S2, क्यों, देखो अभी ट्रेन थोड़ा ज्यादा स्पीड में होता होगा मैन का कंपेयर में। ओके, वो तो इंसान तो स्लो से चलेगा, है कि नहीं, वो तो सीधी सी बात है। अदरवाइज मैन का ज्यादा स्पीड भी हो सकता है, ट्रेन बहुत स्लो जा रहा होगा। ओके, वो पॉसिबिलिटीज कम है। तो यहाँ में वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन जा रहा है, दैट मीन्स वो दोनों का स्पीड को हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है कि नहीं। वो इंसान वो भी चल रहा है उस तरफ में, ट्रेन भी चल रहा है, ट्रेन जो वो इंसान को क्रॉस करने में कितना समय लग गया, ओके, ये टाइम, और वो दोनों का स्पीड का डिफरेंस। ओके, वो दोनों का स्पीड का जो डिफरेंस होगा उतना समय लगेगा। ओके, एक दो तीन कवर हो गया, समझ में आ गया ये तीन केसेस। अगर सवाल ऐसा पूछता है तो हम लोग को ये तीन फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ये तीन फॉर्मूला यूज करना है हमको। यहाँ पे देखो नेक्स्ट में ट्रेन एंड ट्रेन, ट्रेन इस बार क्या कर रहा है, स्टैंडिंग में है। ओके, ट्रेन क्या कर रहा है, स्टैंडिंग में है। तो अभी दो ट्रेन है, यहाँ में भी ट्रेन है, यहाँ में भी ट्रेन है, और ये ट्रेन जो स्टैंडिंग पोजीशन में है और ये ट्रेन जो चल रहा है उस तरफ, दैट मीन्स इसका D1 इसका D2। समझ में आ गया। तो क्या करेगा, डिस्टेंस इस बार D1 प्लस D2 इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि देखो अभी डिस्टेंस दो हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन का भी डिस्टेंस होता है, ये दो ट्रेन का डिस्टेंस होगा। ओके, क्योंकि डिस्टेंस हमको पता है दो ट्रेन का डिस्टेंस है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है फिर भी उसका डिस्टेंस है, दैट मीन्स वो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और इसके बाद वो पूरा फुल डिस्टेंस कितना स्पीड में ये ट्रेन जो गया है और कितना समय लग गया। ओके, ये फॉर्मूला यूज करेगा। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। इस बार क्या कर रहे हैं, ट्रेन जो ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इस तरफ जा रहे हैं, तो ट्रेन तो क्या कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन तरफ जा रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या करेगा, हम लोग को D1 प्लस D2 तो करना ही है, क्योंकि वो दोनों तो डिस्टेंस अभी आ गया, मीन्स आ गया, उसको प्लस करना ही पड़ेगा दो दो ट्रेन को। बट S1 प्लस S2 भी करना पड़ेगा इनटू T। ओके, वाई, क्योंकि इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों एडअप हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि इंसान का भी हमने क्या किया था, स्पीड ऐड किया था जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक उसी प्रकार ट्रेन का भी हमको ऐड करना पड़ेगा स्पीड को। ओके, ये फॉर्मूला से। और लास्ट केसेस में क्या करेगा, इस बार क्या कर रहा है, ट्रेन जो ये समझ लो ट्रेन 1 है, ये उस तरफ जा रहा है, वही ट्रेन 2 जो क्या कर रहे हैं, D2 जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बोला ओके, सेम डायरेक्शन में जा रहा है वो भी, लेकिन एक का स्पीड ज्यादा होगा, दूसरा का स्पीड कम होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी ऑब्वियसली हमको D1 D2 तो प्लस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो दोनों का लेंथ तो चाहिए। अभी हम लोग क्या करेगा, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, दैट मीन्स जो एक ट्रेन जो ज्यादा स्पीड है ना, उसको दूसरा ट्रेन से माइनस करना पड़ेगा। ओके, वो दोनों का स्पीड डिफरेंस इनटू कितना समय लग गया। ओके, होप आपको ये केसेस क्लियर है। ऐसा ट्रेन का, ये ट्रेन हो, कभी कभार बस भी दे सकते हैं, कार भी दे सकते हैं, एरोप्लेन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, या दो इंसान भी दे सकते हैं। ओके, तो
वो सब केसेस में अगर ये आपको ये केसेस ना जो हमने अभी समझाया, अगर वो चीज केसेस जो क्लियर है, तब कोई भी ऐसा ट्रेंड बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर देगा आंख बंद करके। ओके, बस आप बेसिक को एक बार पकड़ो, हम जो समझा रहे हैं ना उसको अगर समझ में नहीं आने से पॉज करके बेसिक को पकड़ो, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है क्लॉक एंड कैलेंडर। रिसेंटली हाल ही में हमने आपको एक एक घंटा का सेशन, ज़्यादा नहीं, जस्ट आप 2 वीडियो का पहले जाओ, लास्ट वीडियो का लास्ट वीडियो, ओके, उसमें हम आपको क्लॉक एंड कैलेंडर के बारे में एक सुंदर से सेशन लेके दिया है। उसका पहले भी है, उसका पहले अगर प्लेलिस्ट में जाने से आपको सब मिल जाएगा। क्लॉक एंड कैलेंडर का सेपरेटली हमने बनाया था पहले, इस बार दोनों कंबाइन करके भी रीजनिंग के हिसाब से आपको पढ़ा दिया, क्योंकि ये रीजनिंग प्लस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो एरिथमेटिक है ना, एरिथमेटिक मैथ्स है, उसमें भी आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ में देख लो वो सब ही है। जब कोइंसाइड करेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेगा। कोइंसाइड, ये एन क्या है, समझ लो एन जो 4 है 5 है, तो एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दोनों के बीच में कब कोइंसाइड करेगा, 60n/11। ओके, राइट एंगल कब बनाएगा, राइट एंगल कब बनता है, 15 मिनट में बनता है कि नहीं, उसको ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 2 बार होता है कि नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्वाइस होता है 1 घंटा में। ओके, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एक बार ही होता है। ओके, तो यहाँ में 2 फॉर्मूला है, जैसे कि n अगर 6 से बड़ा छोटा है तब हम लोग प्लस करेगा ये वाला में, अगर n 6 से छोटा है तब हम लोग माइनस करेगा। ओके, n बड़ा है 6 से। ओके, दैट मीन 7 8 9 10 11 जो भी बच गया है कि नहीं, तब हम लोग उसको माइनस करेगा। ओके, एंगल बिटवीन टू एंड्स समझ लो 730 दे दिया। ओके, 730 दे दिया, आपको पूछ रहे कि 730 जो होता है ना, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, किसे पता चलेगा, हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। उसमें जाके देखो किसे यूज किया। इसके बाद ये देखो, ये तो वही सेम चीज है, हम लोग को 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 घंटा में कितना डिग्री होते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर का भी आजकल क्वेश्चन आता है। ओके, ओड डेज, ऑर्डिनरी डेज में कितना ओड डेज होता है, देखो लीव ईयर में कितना ओड डेज होता है। इसके बाद 100 साल में कितना ओड डेज होता है, 400 साल में कितना होता है। एक पर्टिकुलर डे का, पर्टिकुलर डे का हम लोग क्या करेगा, पर्टिकुलर डे का एक डेट देगा, उसका क्या डे था, कैसे निकालना है। हमने कैलेंडर का ऊपर में भी बढ़िया से क्वेश्चन कराया, आप जाके देख लो। ओके, अभी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 3x - 5y + 2 = 0, नीचे में 3x + 20y + 3 = 0, ऐसा 2 स्टेटमेंट देगा। ओके, 2 इक्वेशन देगा, उसको हमको चेक करना है कौन सा वाला का साथ मिल रहा है। ओके, कंसिस्टेंसी सिस्टम बोलने से 2 चीज होगा। कंसिस्टेंसी सिस्टम में क्या होता है बोलने से, ये देखो ये A1 है, ओके, ये A2 है, ये B1 है -5 जो, ये B2 है, ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है, A1 A2, उसको हम लोग को डिवाइड करके चेक करना है वो दोनों इक्वल है कि नहीं। ओके, इक्वल है क्या, ये अनइक्वल है। ओके, ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों भी अनइक्वल है। दैट मीन्स अगर सब इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। कंसिस्टेंसी में 2 चीजें, आइदर इक्वेशन जो सब इक्वल होगा, दैट मीन्स इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और बहुत ज्यादा होने से वो लोग क्या करेगा, ओवरलैप करना शुरू करेगा। ओके, कोई फॉर जस्ट इमेजिन करो, अगर आप क्लास में है, अगर क्लास में बहुत सारा इंसान होगा तो एक दूसरा के ऊपर में बैठना पड़ेगा है कि नहीं, वो जस्ट इमेजिन करो। ओके, इसलिए वो ओवरलैपिंग है। जब इनफाइनाइट होगा दैट मीन्स सब इक्वल होगा। ओके, यूनिक कब होता है, यूनिक अगर कुछ भी इक्वल नहीं है। यूनिक कब होता है, ये अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दे आर यूनिक। ओके, यूनिक, यूनिक माने अपना अपना रास्ता नापेगा, दैट मीन्स वो लोग क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अपना अपना जाएगा लेकिन वो लोग जस्ट इंटरसेक्ट करेगा। ओके, वो सब क्या है, आइडर सब अनइक्वल है, आइडर सब इक्वल है, उसको हम लोग कंसिस्टेंसी सिस्टम बोलते हैं, कंसिस्टेंसी सिस्टम बोलते हैं। ओके, इनकंसिस्टेंसी सिस्टम जो हम लोग क्या को बोलते हैं बोलने से, नॉन सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस। नॉन सॉल्यूशन माने क्या होता है, देखो यहाँ पे ये वाला
फर्स्ट दो इक्वल होगा, पीछे का दो अनइक्वल होगा। ओके, नो सॉल्यूशन, ऐसा होने से क्या होता है, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स वो आइडल पूरा सब नॉट इक्वल भी नहीं है, आइडल सब इक्वल भी नहीं है, वो बीच में है। ओके, इसलिए वो इसका पास क्या होगा, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और वो लोग क्या होता है, पैरेलल होता है। ओके, क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, क्या में देख लो, उस दिन ही पढ़ाया था जियोमेट्री में, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑटो सेंटर, बहुत बार पढ़ा चुका है, बार बार नहीं पढ़ेगा। सरकम सेंटर माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन सेंटर माने एंगल बाइसेक्टर, सेंट्रोइड माने मीडियन जो कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ऑटो सेंटर माने क्या, अल्टीट्यूड जो कि 90 डिग्री में करते हैं। आप बताओ कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल में आरएटी में ऑटो सेंटर कहाँ में होता है, आप हमको कमेंट में बताइए। यहाँ पे एंगल रिलेशनशिप, सप्लीमेंट्री मैंने उसका एंगल ऐड करेगा तो दो एंगल ऐड करेगा तो 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने 90 डिग्री होगा। एडजेसेंट मैंने ये देखो, ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये वर्टिकल एंगल्स। ओके, ये वर्टिकल एंगल्स जब ट्रांसवर्सल होते हैं ना, दो पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्सल आ गया, अदरवाइज पैरेललोग्राम में, कोई पैरेललोग्राम में ट्रांसवर्सल वो लागू होता है। प्रॉपर्टीज को देख लो। ओके, ज्योमेट्री में हमने अच्छे से पढ़ाया। ओके, वही चीज का है ये वाला जो। ओके, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा ये वाला। ओके, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ये, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये वाला, ये दोनों जो, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ओके, ये सब जो, ये सबको देख लो, इक्वल होता है। या मैं सर्कल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, रेडियस पता ही होगा, ये मिड से लेके जो कोना तक होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। अगर इसको डायमीटर बोलेगा, सरकमफ्रेंस मैंने पूरा पेरीमीटर को बोलते हैं। पोर्ट, ये देखो, लार्जेस्ट पोर्ट क्या होता है, डायमीटर होते हैं। आर्क, एक पर्टिकुलर आर्क, ओके, ये वाला को आर्क बोलते हैं। इसका बाद टेंजेंट मैंने एक छोटा सा जगह में टच होके जाएगा, एक ऐसा भी हो सकता है, एक जगह में टच होता है। सेगमेंट, सेक्टर। ओके, क्या मैं सेक्टर का दो फॉर्मूला है, रिसेंटली आया था। इसे कि देखो, अगर आपको ये आर्क का लेंथ निकालो बोलने से क्या करना है, आर्क का लेंथ निकालो बोलने से थीटा, इसका ये थीटा, ओके, ये वाला थीटा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। ओके, इसका बाद अगर आपको बोल रहा है कि एरिया निकालो, एरिया निकालो बोलने से, ये एल, हाँ, ये एल, एल ये वाला, एल, ये वाला एल, अगर सब निकालो बोलने से प्लस करना पड़ेगा, फिर से 2 और प्लस करना पड़ेगा। अगर एरिया निकालो बोलने से क्या करेगा, फिर से थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया को हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं, वो ये थीटा से डिवाइड, थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, तब हम लोग को एरिया भी मिल जाएगा। या में देख लो, अगर दो सर्कल है, दो सर्कल है, आपस में टच नहीं कर रहे, कितना कॉमन टेंजेंट बनेगा उन दोनों का, ये देखो, टेंजेंट मैंने जस्ट टच होके जाएगा, लेकिन ये 4 कॉमन टेंजेंट, अगर टच हो रहे थे 3 कॉमन टेंजेंट। ओके, अगर इंटरसेक्ट करके करके चला गया दैट मीन्स 2 कॉमन टेंजेंट बनेगा। अगर ऐसे एक ही जगह में टच हो रहे तो एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। अगर वो लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, टच नहीं हो रहे, दैट मीन्स नो टेंजेंट। ओके, यहाँ में देखो, ये रेगुलर पॉलीगॉन्स का फॉर्मूला है। ओके, जनरली ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन माने जिसका थीटा इक्वल होता है, साइड्स भी इक्वल होता है। ओके, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। यहाँ में देखो, 3 साइड को हम लोग ट्राइंगल बोलता है, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल्स, 5 को पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन, 10 को डेकागन। ओके, यहाँ पे देखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगॉन, अगर हम लोग को कोई भी साइड का पॉलीगॉन को अगर ढूंढना है बोलने से क्या होगा, इसी की समझ लो, ये 5 का 5 माइनस क्या होगा, 2 इंटू 180, क्या होगा, 3 इंटू 180 हो जाएगा, 0। ओके, ये दो को मल्टीप्लाई करें, 0 3 6 3 8 जा 4, 2 इन हैंड, 3 1 3 4 5 5, टोटल एंगल कितना हो जाएगा पेंटागन का, ऐसा। ओके, ऐसे करके ढूंढना है ये वाला रेगुलर पॉलीगॉन, वही सेम फॉर्मूला है, ये देख लो। ओके, या में डिवाइड होना चाहिए। ओके, ये 540 है तो डिवाइडेड बाय कितना साइड से, 5 साइड से, इसको कैंसिल करते हैं, 5 9 5 8, ठीक है नहीं, 5 5 10 जा 50। ओके, 5 10 जा 50, 4 5 8 जा 40, दैट मीन्स 108 डिग्री होगा। ओके, पेंटागन का
इस साइड। इसके बाद एक्सटीरियर तो हमेशा सबका एक ही होता है, 360 होता है। ये इसको भी डिवाइड करो। एन साइड पोलीगन डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे ढूंढते हैं? n-3 n इंटू n-3/2। ओके, एन मैंने समझ लो, या मैं समझ लो क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल्स है, कैसे ढूंढेंगे हम लोग? क्वाड्रिलेटरल्स में कितना डायगोनल है कैसे ढूंढेगा बोलने से, आप देखो 4 ओके, 4 इंटू 2/2, नहीं 4 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है नहीं, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। इसमें सब लोगों को पता है क्वाड्रिलेटरल जो चार साइड देते हैं, डायगोनल्स कितना है 2 है। ओके, इसे करके हम लोग सबको भी निकाल सकेगा। ओके, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है क्यूबॉइड का। ये टोटल सरफेस, ये कर्व सरफेस। कर्व सरफेस माने क्या होता है? जैसे कि देखो ये क्या है, क्यूबॉइड है। ओके, रेक्टेंगल शेप में, लेकिन बॉक्स है, मैच बॉक्स जैसा, ज्योमेट्री बॉक्स जैसा। ओके, कर्व सरफेस एरिया माने हम लोग एक ओपन छोड़ेगा। ओके, ये वाला और ये वाला साइड को हम लोग क्या कर देगा, काउंट नहीं करेगा। क्या करेगा? काउंट नहीं करेगा, इसको खाली छोड़ दिया। ओके, मैंने होल टाइप का, ये होल टाइप का मैंने समझ लो सब साइड से कवर है, लेकिन ये दो साइड को हम काउंट नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया में सबको काउंट करेगा। ओके, इस उसका वजह से देखो यहाँ में एक चीज नहीं है, क्या नहीं है पता है? यहाँ में ये वाला कर्व सरफेस एरिया में देखो 2 इंटू HL प्लस HB, एक ही नहीं, कौन सा वाला नहीं है? BH नहीं है। ओके, BH नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये वाला को काउंट नहीं किया। ओके, क्यूब में देखो वही सेम फॉर्मूला, ये तो हम लोग को पता है, ये टोटल सरफेस एरिया, इसका बाद 4 क्यों? क्योंकि दो साइड हमने छोड़ दिया। यहाँ में राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला πr² है। इसका बाद ये देखो टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया कैसे बना, देखने मन है? इधर देखो, ये क्या है? एक सिलेंडर है। ओके, ये क्या है? एक सर्कल है। सर्कल क्या होता है? सर्कल जो πr² होता है। ये क्या है? ये ये हाइट है। πr² इंटू हाइट क्या हो जाएगा? πr²h। दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम हम लोग को क्या मिल गया? टोटल वॉल्यूम मिल गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे देख लो फिर से टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखो ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया कैसा बनता है बोलने से, ये क्या है? πr²। इसके बाद ये क्या है? πr² प्लस πr²। ओके, प्लस यहाँ में एक चीज देखो, ये क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr होता है कि नहीं? ये 2πr क्या है? एक पेरीमीटर है। और हाइट क्या है? ये वाला, ये हाइट इंटू h होगा, है कि नहीं? ये पेरीमीटर का ये हाइट है। ओके, दैट मीन्स ये वाला, तो इसको हम 2πr² लिख सकेगा, इसको प्लस करेगा तो प्लस 2πrh हो जाएगा। ये तो कॉमन क्या है? 2πr कॉमन है, या में r प्लस, या में क्या बच जाएगा? h बच जाएगा। ये नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया। ओके, कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों नहीं होगा, बस ये अकेला होगा, ये वाला होगा कर्व सरफेस एरिया में, क्योंकि ये चीज को हम प्लस नहीं करेगा, तो ये दो सर्कल को हम प्लस नहीं करेगा। हम तो ये दो सर्कल को प्लस किया था ना, ये वाला और ये वाला, इसलिए आया था। कर्व में क्या होता है? डायरेक्ट होल होता है, जो फेस होता है ना उसको प्लस नहीं करते, उसको वैसे ही है। ओके, कौन का भी सेम ही है। कौन को हमको क्या करना है? जो वॉल्यूम इक्वल टू πr²h था, है कि नहीं? ये पाई, इसको 3 भाग कर दो। कौन ऐसा होता है तो 3 भाग कर दो, 1 2 3, इसको 3 भाग कर दो। ओके, ये कौन का फॉर्मूला आ जाएगा? देखो ये वाला 3 भाग कर दिया। ओके, ठीक उसी प्रकार यहाँ में भी देखो कर्व सरफेस एरिया कैसा होता है बोलने से, ये क्या है? ये सर्कल है, उसका जो एल माने ये स्लैंट हाइट। ओके, हाइट नहीं है, ओके, ये स्लैंट हाइट यहाँ में भी सेम ही है। ओके,
इसका बाद स्फीयर इंपॉर्टेंट है। देखो स्फीयर का सिंपल सी है, ये स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, स्फीयर का फॉर्मूला ऐसा होता है। इसके बाद अगर उसका टोटल सरफेस एरिया बात करेगा ना, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, डायरेक्ट अकेला 4 पाई आर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम में क्या होता है क्यूब। ओके, नीचे में क्यूब 3 से डिवाइड करेगा, ऊपर में 3 भी दे देगा। टोटल सरफेस एरिया में स्क्वायर होगा और नीचे में कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, हेमिस्फीयर का क्या होता है। ओके, हेमिस्फीयर का क्या होता है बोलने से, वो ऊपर का जो डिवाइड करना पड़ेगा हमको 2 से, इसके बाद सेम रहेगा पाई आर क्यूब। इसका भी हम लोग को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ये लेकिन ये कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या है उसका, टोटल सरफेस एरिया जो क्या होगा बोलने से 2 पाई आर जो है ना, कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, प्लस 2 आर। क्यों मैंने 2 आर प्लस किया, अगर हम उसमें 2 आर नहीं पाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा, तब क्या हो जाएगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा तब से। क्यों मैंने ये प्लस किया, यहाँ पे एक चीज देखो, ये है ओके, ये चीज जो क्या है, ये है हेमिस्फीयर है। ओके, हेमिस्फीयर क्या था, जो स्फीयर का फॉर्मूला ये है टोटल सरफेस एरिया, उसको हमने आधा कर दिया। आधा कर दिया मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा है कि नहीं, सिंपल सी बात है, 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर बनने का बाद ये तो काट दिया तो बन तो गया, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये वाला यहाँ में एक सर्कल है ना, वो सर्कल भी तो निकल के आ गया ना। जब स्फीयर था, स्फीयर में वो सर्कल दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, ये गोल था, लेकिन जब उसको काट दिया तो एक सर्कल निकल गया आगे तो बीच में, है कि नहीं। तो हमको टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा, वो पाई आर स्क्वायर को भी प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर को भी हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, उसका वजह से ये 3 पाई आर हो गया ये वाला। अदरवाइज ये कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग को पता है होल होता है, ये वाला को ऐड नहीं करेगा। ओके, इसे करके ये वॉल्यूम आपको फॉर्मूला याद कर, क्या में फिर से सर्कल का ये वही है स्क्वायर, रेक्टेंगल का भी सिंपल है, पैरेललोग्राम का भी सिंपल है, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या में देख लो, राइट एंगल ट्राइंगल वही सेम फॉर्मूला है। स्केलेन का थोड़ा सा अलग है, यहाँ में देख लो। स्केलेन का क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट हमको एस निकालना पड़ेगा, ए बी सी को प्लस करो, प्लस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करो, एस मिल जाएगा। वही एस को हम लोग एरिया निकलने में काम आते हैं। जैसे कि देखो एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, ऐसे करके एस को पहले निकाल देना। आता नहीं है फिर भी देख लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ओके ये इंपॉर्टेंट है। √3/4 ए स्क्वायर, क्यों ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सब साइड इक्वल है, उसको √3/4 से डिवाइड करना है। ओके, पेरीमीटर तो सब साइड प्लस करना है, हाँ ट्राइंगल का सब साइड प्लस करना है। इसके बाद यहाँ में आइसोसेलेस का, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेगा। लेकिन अगर आइसोसेलेस नहीं है उनमें से, हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है बोलने से, वो क्या करना पड़ेगा, हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बी मने नॉन इक्वल साइड। ओके, बी को हम 2 से डिवाइड करेगा, रूट जो ए है, ए है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ओके, ये फॉर्मूला। ओके, बी मने नॉन इक्वल साइड, ए मने इक्वल साइड्स। ओके, ये वाला फॉर्मूला को याद कर लो। रोम्बस, रोम्बस जो स्क्वायर ऐसे होता है। ओके, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर ऐसा होता है, लेकिन वो लोग का जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री नहीं होता। ओके, उसका वजह से वो स्क्वायर नहीं है। तो उसका क्या हुआ, डायगोनल्स, हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है। ओके, ये डायगोनल 2 है, ये डायगोनल 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेगा दोनों को हाफ का साथ। ओके, एरिया मिल जाएगा। ओके, इसके बाद ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम तो पता है कैसे होता है शेप ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का शेप ऐसा होता है, दो साइड पैरेलल होगा। ओके, ये दोनों साइड पैरेलल होगा, लेकिन बाकी साइड इक्वल नहीं होता है। क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन वो पैरेलल होगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, लेकिन बाकी पैरेलल नहीं है।
तो उसमें क्या करेगा, ये समझ लो ए बी है, दैट मीन्स हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू जो हाइट है ना, परपेंडिकुलर हाइट है, ये हाइट जो ए समझ लो, इसको ए से मल्टीप्लाई करें। ओके, वो ट्रेपेजियम का हम लोग को एरिया का फॉर्मूला मिल जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री आजकल बहुत पॉपुलर है ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ में ट्रिगोनोमेट्री में कुछ कुछ को फंक्शंस फॉर्मूलास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला और ये वाला को देखो सबसे फर्स्ट। ओके, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर साइन को रेसिप्रोकेट करेगा तो 1/cos थीटा, कोसेक को करेगा तो 1/sin, जस्ट ऑपोजिट। ओके, वाइस वर्सा। कोस को करेगा तो सेक बन जाएगा, सेक को करेगा तो कोस बन जाएगा। ओके, टेन को कोट, कोट का टेन। ओके, ये चीज याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ में जस्ट को फंक्शन जो जस्ट उल्टा होता है। यहाँ में देख लो, साइन पाई/2 मैंने क्या है 90 माइनस थीटा। ओके, क्या बन जाएगा, कोस थीटा। ओके, समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ में कोसेक था ना, यहाँ में साइन जो कोस बन जाएगा अगर 90 माइनस करेगा तो। और जो कोसेक था, क्या था, कोसेक था, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा जो सेक हो जाएगा, जो कि यहाँ में क्या था, यहाँ पे देख लो, कोसेक का क्या था, साइन था, लेकिन इस बार क्या हो गया, अलग हो गया। ओके, इस बार कोसेक और सेक पार्टनर हो गया, साइन और कोस पार्टनर हो गया 90 डिग्री ऐसा होने से। अदरवाइज कोट का सेम ही है। ओके, ये दोनों में वो थोड़ा छोटा चीज आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टेन इक्वल टू क्या होगा, साइन बाय कोट, साइन बाय कोस, सॉरी। ओके, टेन इक्वल टू साइन बाय कोस, कोस जो जस्ट उसको अपोजिट। इसको अगर तकलीफ हो रहा है याद करने के लिए बोलने से, ये देखो साइन कोस तो पार्टनर होता है, तो कोट का सी फॉर सी। ओके, समझ में आ गया। इसका बाद यहाँ पे देख लो, ये आता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ देगा कुछ न्यूमेरिकल्स में ना, ये भी ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, साइन 10। ओके, अगर साइन पता है तो कोसेक उसका अपोजिट है, कोट पता है तो टेन उसका अपोजिट है। ये दोनों को अगर याद कर दिया ना हो जाएगा, क्योंकि कोस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फिर भी देख लो ये तीनों। ओके, यहाँ पे देखो हर एंगल का साथ उसका वैल्यू चेंज होते जाते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग को कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है ना, न्यूमेरिकल्स होता है कि बार लेडर जो कोई एक दीवार के ऊपर रखा है, वहां में उड़ रहे हैं, तो लेंथ क्या होगा, डिग्री क्या होगा। ओके, एलिवेशन दिया होता है, डिप्रेशन एंगल एंड एलिवेशन एंगल दिया होता है। ओके, इसके बाद एक और था, क्या था बोलने से, शेडो, सनलाइट का शेडो ना, उसमें भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आ जाता है। ओके, यहाँ पे देखो साइन का 0 0 होगा, साइन मैंने क्या है, SIGN सिंबल। ओके, साइन 0 का क्या हमेशा 0 होता है। ओके, अभी ये चीज क्या होते जाएगा, ये चीज जो बढ़ते जाएगा, क्या होते जाएगा, इसको भूल जाओ। ओके, ये जरूरत नहीं है, यहाँ तक 90 डिग्री तक इंपॉर्टेंट बढ़ते जाएगा। ये हाफ है 0.5, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा 0.6 का समथिंग, ये 0.7, ये 1 तक पहुंच जाएगा। ओके, हाफ 1/√2 √3/2, ये याद रखो। ओके, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। साइन का क्या, 0 30 45 60 90। ओके, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। ओके, कोस का जस्ट ऑपोजिट होगा, ये इस तरफ जा रहा था तो ये उस तरफ जा रहा था, ये क्या करेगा अभी उस तरफ से आना शुरू करेगा। ओके, ओके, 1 √3/2 1/√2, ये दोनों सेम होगा, कोस और साइन का 45 सेम होता है। ओके, इसके बाद ये दोनों इंटरचेंज करेगा, हाफ 0। 10 का देखो, 10 का भी 10 का 0 0 ही होता है। ओके, वो क्या करेगा, वो भी बढ़ेगा, 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। ओके, कोट का जस्ट ऑपोजिट, ये भी इस तरफ से आना शुरू हो जाएगा, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। यहाँ में भी देखो दोनों चीज इक्वल है, और वो दोनों जो ये दोनों जो एक दूसरा को इंटरचेंज करेगा, यहाँ में भी इंटरचेंज किया था ना, ये दोनों इंटरचेंज करेगा, बीच का इक्वल। ओके, 10 45 कोट 45 1 ही है। और इसका बाद
टेन 30 इक्वल टू कोट 60 होता है, ओके। साइन 30 इक्वल टू कोस 60 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ये लोग में क्वेश्चन आता है, ओके। आपको एक सवाल पूछ देगा, ऐसे सवाल पूछेगा, वो लोग क्या करेगा, साइन 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इक्वल टू, ये पूछेगा, क्या लिखेगा, ऑब्वियसली जीरो होगा ना, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ में भी साइन 30 और ये देखो 60, ठीक है नहीं, दोनों इक्वल है, तो ऐसे करके इंटरचेंज करते हैं, उसको वैसे उसको ध्यान देना है, ओके। ऐसे सिर्फ वहां में लेदर का क्वेश्चन में नहीं है, ऐसे भी पूछ देते हैं वो लोग, ओके। इसका बाद जहाँ में कोसेक का देखो, कोसेक वो दोनों को भी इंटरचेंज करेगा, ये दोनों इक्वल होगा, कोसेक का नोट डिफाइन है, 2√2 2/√3 1, ओके। इसका इंटरचेंज करेगा, फिर ये इस तरफ जा रहा है तो ये उस तरफ आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये दोनों को याद कर लो, ज्यादातर क्वेश्चन इधर से आते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, तो एक चीज और, ओके, एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिखने भूल गया, ओके, ना था क्या यहाँ पे, नहीं लिखा है ना, यहाँ पे देख लो, 90 डिग्री में काम आते हैं, ओके। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ओके। अगर ये एंगल मान रहे थीटा, ओके, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा का ऑपोजिट जो हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। अगर हम इसको थीटा मानेगा तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये ध्यान रखना है, ओके। तो ऐसा केस में हम लोग साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ओके, साइन थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, साइन। इसका बाद टेन थीटा से भी हम लोग निकल सकता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बी, पी मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, ऐसा करके। इसका बाद कोस थीटा से भी हम लोग निकल सकता है पी बाई एच, ओके। इसको याद कर लो, कैसे याद करेगा कर लो, साइन पी एच, पी एच स्केल था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये 10 पी बी कोस बी एच, ओके, इसको याद कर लो। ऐसे करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। इसमें हम लोग को ये थीटा का वैल्यू डालना है, और ये सब में एक एक नॉन होगा, एक अननोन होगा, ऐसे करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ओके। और एक चीज क्या था, कुछ बताने वाला था क्या, ओ यहाँ में और एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ में देख लो, ये वाला, ये एंगल को ना, अगर ये 90 डिग्री है, अगर इसको हम परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस माना, ये इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पे ये एंगल को क्या बोलता है, ये थीटा टू को, ये थीटा टू को एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। आदमी लोग ये चीज में गलती करते हैं, एग्जाम में वो लोग क्या बोलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन देने से वो लोग जो डायरेक्ट इसको पकड़ लेते हैं, ये थीटा थ्री को, थीटा थ्री जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मानते हैं, नो, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोल रहे हैं, ये वाला एंगल को, ओके। तब हमको क्या करना है, हमको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये पैरेलल है, ओके। दैट मीन्स 90 माइनस थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री, ओके। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, 90 माइनस ये डिफरेंस, ये थीटा मिल जाएगा, तो ओके। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री है, ये पैरेलल है, दैट मीन्स इधर में भी सेम होगा, ओके। दैट मीन्स ये एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये डायगोनल है, और ये दोनों पैरेलल है, ओके, ये दोनों पैरेलल है, दैट मीन्स हम लोग इसका इक्वल ये कर सकते हैं, ओके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं उसको, ओके। दैट मीन्स ये वाला इक्वल जो, ये वाला इक्वल हो जाएगा, ओके। इसे करके हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। होप आपका अच्छा से रिवीजन हो गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस उसका रिगार्डिंग देखना है बोलने से, आप काइंडली प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ्स का प्लेलिस्ट में जाओ, वहां में सब कुछ मिल जाएगा, ओके। होप सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ऑल द बेस्ट।